जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 14 से 15 क्वेश्चन एवरी ईयर आ रहा है ईपीएफओ के लिए। तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ, देन यू मस्ट attend general accounting principle question and your accuracy should be perfect, then you can clear the UPSC EPFO exam। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 5 दैट इज समराइजिंग। इट इज वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। यहाँ पे हम टोटल प्रोसेस ऑफ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लेक्चर 5 की 3rd नंबर पार्ट है, जो एक प्रोसेस है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज समराइजिंग। आप नहीं देखे हो तो प्लीज 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 गो एंड वॉच लेक्चर 5, देन यू अंडरस्टैंड द समराइजिंग। एंड इफ यू आर रिवाइजिंग, वो 1-2 बार आप पढ़ चुके हो तो प्लीज गो एंड रिवाइज द स्ट्रक्चर। एक बार आपको स्ट्रक्चर पता चल गया तो आप एवरी क्वेश्चन यू अटेम्प्ट एंड सॉल्व, बिकॉज स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये वीडियो आपको दूसरे अकाउंटिंग वीडियो से बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि हम अकाउंटिंग को वेरियस सेक्शन में डिवाइड कर चुके हैं और इस सेक्शन से ही आपको आएगा यूपीएससी की ईपीएफओ में। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन के एनालिसिस के हिसाब से हम वेरियस सेक्शन में डिवाइड कर चुके हैं, वेरियस सेक्शन में डिवाइड किए हैं और उस सेक्शन से ही आपको आएगा और वेरियस एक स्ट्रक्चरल वे में आपको बताया जाएगा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो if you are not watching this video, please go and watch the previous lecture। and आपको पसंद आए तो please subscribe the channel and comment in the comment section। Welcome to Reality Realization। I am Ankit Sahu and today we are going to realize the reality of this lecture 5 that is summarizing general accounting principle की one of the procedure। Let's start। समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग होता है कि हम अकाउंटिंग के जितने भी प्रोसीजर है लेजर से हम समराइजिंग में जाएंगे तो क्या करेंगे कि अकाउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। मींस कि जितने भी आपकी बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है तो ये शो करेंगे, और आपकी एसेट्स लिएबिलिटी ये शो करेंगे। हम टोटल सिंप्लीफाई वे में शो करेंगे, समराइजिंग करेंगे टोटल अकाउंटिंग आपकी बिजनेस की जितने हुआ है उसको एक समराइज करेंगे, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से आपको पब्लिश करना है। लेटर कम्युनिकेट करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर के साथ। सो दिस इज द समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स द समराइजिंग द फेज ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व द समराइजिंग द डाटा आफ्टर द ईच ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड सच मंथ क्वार्टर ईयर। द डाटा मस्ट बी presented in manner which is easily understand and used by the both external and internal user of the accounting statement। तो यही है, ओनली इंग्लिश में मैं बोल चुका और कुछ नहीं। समराइजिंग में 3 स्टेप रहता है। एक है ट्रायल बैलेंस, सेकंड है ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड होता है बैलेंस शीट। 3 वे में हम समराइजिंग करते हैं। ट्रायल बैलेंस फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं कि हम जब अकाउंटिंग क्रिएट करते हैं तो डुअल अकाउंटिंग प्रोसीजर से हम करते हैं हमेशा, क्रेडिट एंड डेबिट। तो क्या करेंगे ट्रायल बैलेंस में? हम क्रेडिट साइड को क्रेडिट में दिखाएंगे और डेबिट साइड को डेबिट में दिखाएंगे। दिस इज द वर्क ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो क्या होता है ट्रायल बैलेंस में? क्रेडिट साइड कौन कौन सा रहता है? एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस अकाउंट, ये रहता है डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में कौन सा रहता है? लिएबिलिटी, कैपिटल, इनकम, गेन। आप लिएबिलिटी, कैपिटल, ये टर्म नहीं पता है आपको, प्लीज वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेक्चर that is lecture 1, then you can understand easily the term, and without understanding the term you can't clear the UPSC PFO। ये आपको समझ लेना चाहिए। तो आपको यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है? आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि ट्रायल बैलेंस में हम क्या शो करते हैं, तो आपको बताना होगा कि ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट शो करते हैं, दोनों एक फॉर्मेट के हिसाब से। और ट्रायल बैलेंस में डेबिट कौन कौन सा है आपको भी पूछ सकता है, तो याद रखना है एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, ये आता है डेबिट साइड में। फिर एक बार बोलता हूँ, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, ये आता है डेबिट साइड में। एंड क्रेडिट साइड में आता है लिएबिलिटी, कैपिटल, इनकम, गेन, ये सब आता है आपकी क्रेडिट साइड में।
हम नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल डिस्कस करेंगे क्रेडिट एंड डेबिट को, टोटली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्रेडिट एंड डेबिट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है एज पर द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल डिस्कस करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। फिर भी आपको जानना होगा कि ट्रायल बैलेंस में एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस ये है डेबिट साइड, लिएबिलिटी, कैपिटल, इनकम, गेन ये है क्रेडिट साइड। आपको ऐसे भी पूछ सकता है एप्लीकेशन बेस, जैसे कि मशीन को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इन द ट्रायल बैलेंस। आप मशीन क्या है, एसेट्स है, तो कहाँ पे आप उसको रजिस्टर करोगे, डेबिट साइड में। ऐसे भी आपको पूछ सकता है, तो प्लीज केयरफुल, विदाउट केयरफुलिंग यू कांट। चलो नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प टू डिटरमिन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। क्योंकि एक बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जरूरत होता है, जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है? ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है जितने भी आपने सेल किया, सेल से जितने भी रेवेन्यू गेन किया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग किया आपकी गुड्स को, तो जितने खर्चा आया आपकी, जितने एक्सपेंस आया, आपने सेल किया उसको, जितने खर्चा आया, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो रेवेन्यू, सेल किया तो रेवेन्यू आएगा आपके पास, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स ए डायरेक्ट एक्सपेंस, मीन्स आपने कितने एक्सपेंस के मैन्युफैक्चरिंग में और सेल करने में प्रोडक्ट को, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, पूरा याद करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आया था एक क्वेश्चन, डायरेक्टली आया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और एक प्रॉब्लम आया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो आपको आ सकता है नेक्स्ट ईयर, इस साल ग्रॉस प्रॉफिट से आपको आ सकता है एक क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड। तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या बोलता है? ट्रेडिंग अकाउंट, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। इन द ट्रेडिंग अकाउंट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नेट सेल ऑफ द पीरियड ऑफ द कैलकुलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट। ओनली द डायरेक्ट रेवेन्यू, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट रेवेन्यू एंड डायरेक्ट एक्सपेंस आर कंसिडर इट, नॉट द इनडायरेक्ट। जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, आपने क्या किया कि आपकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आया, ये होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। आपने सैलरी कितना दिए आपकी वर्कर को, ये होगा आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस। आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया मार्केट में, उसमें कितने पैसे खर्चा आया, ये है डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? आपने टैक्स डिडक्ट किया, आपने क्या हो कि ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट को जोड़ा, ये सब आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में हमें क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू को हमें लेना है, ना कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू। प्लीज कंसिडर एवरी पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी है ये भाई, ये कोई मामूली नहीं है, आपको कहाँ से भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो देखना है आपको, ये फॉर्मूला उसकी, ये फॉर्मूला याद करना है। और डायरेक्ट रेवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंस को हम कंसिडर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या शो करता है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ आपकी कंपनी की, ये शो करता है ट्रेडिंग अकाउंट में। आइटम इंक्लूड द डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड द क्रेडिट साइड सेल एंड क्लोजिंग। मैंने पहले ही आपको बोल चुका हूं कि डेबिट एंड क्रेडिट की बहुत एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आगे जाके, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएगा। फिर भी आपको एक याद रखना होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी हुए हो, ये सब आता है डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि क्रेडिट एंड डेबिट की फॉर्मूला सारे और डिफरेंट रहता है, ना कि सेम रहता है, तो आपको ये याद रखना होगा। तो ये एग्जांपल है क्लोजिंग एंट्रीज फॉर गुड एंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। इन केस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट हुआ तो आप कहाँ पे डेबिट करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट से आप डेबिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। आपको याद रखना है, प्लीज 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 याद रखो ये, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से भाई। इन केस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपको आया, मान लो आपकी कंपनी की जितने प्रोडक्ट आपने बेच लिया तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो कहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को आप डेबिट करोगे? पैसे को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को।
कहाँ से? ट्रेडिंग अकाउंट से। और आपको लॉस आ गया, मान लो कि लॉस हो गया, आपकी ग्रॉस लॉस हुआ, तो कहाँ पे करोगे आप पैसे को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप डेबिट करोगे ट्रेडिंग अकाउंट को। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये रटना पड़ेगा, कोई दूसरे नहीं है उसकी, आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अपोजिट है, तो आपको ये रटना पड़ेगा। और इसकी अपोजिट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिखा सकते हो। देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो नेक्स्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? मैंने पहले ही बता चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट की जितने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने उसकी एक्सपेंस की और सेल करने में जितने खर्चा आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आता। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेल फोर्स कॉस्ट, ये सब आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आप भी आ सकता है टैक्स फैक्स, ये सब भी आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। टैक्स भी आता है भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, आपको याद रखना होगा। तो आपको फॉर्मूला एक याद रख लो, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस ड्यूरिंग द पीरियड माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग पहले होता है और माइनस करोगे एंडिंग इन्वेंट्री को। और बिगिनिंग इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री क्या है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही उसको डिस्कस कर दिया हूँ, तो इस लेक्चर में मैं नहीं डिस्कस करूंगा। प्लीज गो एंड वॉच दिस लेक्चर। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है कि आपको प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो, टोटल लॉस कितना है, ये शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डिफरेंस क्या है भाई ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? यहाँ पे क्या होगा कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या है वो आपको शो करना है, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस आपको शो किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप शो करोगे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस क्या होता है देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ द ऑपरेशन, स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ इनकम, अर्निंग स्टेटमेंट, एक्सपेंस, ये सब मैं बोल चुका हूँ हिंदी में, ये है इंग्लिश में। एक्सपेंस इंक्लूड द नेट प्रॉफिट एंड लॉस आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जितने भी होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी हम कंसिडर करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कौन सा होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी हम कंसिडर करते हैं। फ्राइटिंग एंड कैरीज ऑफ द सेल्स, सेल टैक्स, टैक्स आ गया, टैक्स भी इनडायरेक्ट है, ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में कंसिडर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये भी करते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंस आपको याद रखना होगा। कैसे आपको याद रख पाओगे ये से? इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, आपको पता चल गया तो आप याद रख पाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कंसीडर किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया जाता है। ये आपको पता चल गया तो आप आराम से बता सकते हो सेल टैक्स आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप कंसीडर करोगे या नहीं सेल टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करने के लिए पूछ दिया तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड मोर। तो क्रेडिट साइड कौन कौन सा होता है? डिस्काउंट, रिसीप्ट, कमीशन, प्रॉफिट, सेल ऑन एसेट्स, ये सब आता है क्रेडिट साइड। क्योंकि क्रेडिट एंड डेबिट हर अकाउंट में डिफरेंट रहता है, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्रेडिट एंड डेबिट की पूरा बना दूंगा होल, क्योंकि क्रेडिट एंड डेबिट से एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है आपकी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट जितना भी हुआ है उससे हम एक्सपेंस जितने भी किए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट में, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर कर चुके हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने किए हैं उसको माइनस करेंगे प्लस टोटल इनकम, अदर इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है कि ओनली डायरेक्ट इनकम को हम कंसीडर कर देते हैं। सेल मीन डायरेक्ट इनकम, सेल मीन इनकम, क्योंकि सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा ना, इनकम आएगा ना आपके पास, तो सेल मीन इनकम। तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है कि डायरेक्ट इनकम आता है और डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस अदर इनकम। अदर इनकम कौन सा होगा? इनडायरेक्ट इनकम जो होगा, ये सब हम कंसीडर करते हैं। आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूला बेस्ड एक प्रॉब्लम आपको पूछ सकता है, लेकिन बहुत ही डिटेल्स में नहीं पूछेगा, ओनली डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछ सकता है। आपको याद रखना होगा there is no substitution of remembering certain thing that you can remember, must remember. Why? Without remembering you can't. Please remember this. तो देखते हैं। तो मैंने बताया पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है
इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको कैसे हम डेबिट करते हैं आपको, ये है प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज में भी पूछ देता है, ना कि ओनली थियोरेटिकल नॉलेज। ये है प्रैक्टिकल नॉलेज। आप तो अकाउंटेंट हो नहीं, तो जाके अकाउंट आप बनाओगे नहीं। आप हो जर्नलिस्ट, आपको सब पढ़ना है, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये सही बात है। तो क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल नॉलेज, ओनली ये पढ़ लो आप। क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल से ही भी आएगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से भी आएगा। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं देता हूँ यहाँ पे, आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे, आपको पूछ देगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जब होता है, मान लो कि नेट प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कहाँ पे डेबिट करेंगे, ये पूछ देगा। तो कहाँ पे डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। तो आपको एक बार रिमेम्बर करना है, जिस किसी भी एक हो तो आप इजीली अल्टरनेटिव चूज कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अल्टरनेटिव होता है ट्रेडिंग। ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे। एंड इन केस अब नेट लॉस हो गया तो आप कहाँ पे डेबिट करोगे, कैपिटल अकाउंट से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट करना है। कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। आपको रिमेम्बर करना होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिवीजन। तो आपको रिवाइज करना होगा। एक दो बार रिवाइज नहीं करोगे तो आपको याद नहीं लगेगा कि ऊपर चला रहा है भाई और कुछ नहीं, ये कुछ नहीं पढ़ा रहा है, ये सर कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे लगेगा। लेकिन आपको रिवाइज करना है। एक बार रिवाइज कर लो, फिर देखो कि क्या होता है, आपको कैसे रिमेम्बर होता है सब कुछ। और मैं पहले बता चुका हूं, मैंने अकाउंटिंग को इस लेक्चर में, टोटल लेक्चर में डिवाइड कर दिया है सेक्शन वाइज। कौन से सेक्शन से कितनी क्वेश्चन आ रहा है एज पर द प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऑफ द यूपीएससी ईपीएफओ। मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है और वेरियस स्ट्रक्चर दे दिया है। फॉर्मूला तो सेम ही है, कंसेप्ट तो सेम है, ओनली जो एक स्ट्रक्चर देना होता है, सेक्शन वाइज डिवाइड करना होता है, कहाँ से पढ़ना है, ये आपको मालूम पड़ गया तो आप इजीली कर सकते हो। और टीचर की यही एक क्वालिटी रहता है कि आपको वेरियस सोर्स से उठा के दे, एक स्ट्रक्चरल वाइज में, ना कि ऐसे तैसे करके। तो आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में हेल्प हो जाएगा, कौन से सेक्शन में कितने आ रहे क्वेश्चन, आप एनालिसिस कर पाओगे और इजीली क्रैक कर पाओगे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंस फ्रॉम द अदर लेक्चर। ओके, नेक्स्ट। तो एक डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या शो करते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट अकाउंट में नेट प्रॉफिट नेट लॉस। टाइमिंग क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या करते हैं, फास्ट प्रिपेयर करते हैं, देन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रिपेरेशन करते हैं। पर्पज क्या रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको शो करते हैं और यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो करते हैं। स्टेज क्या रहता है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, समरी देना। समरी में क्या होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट स्टेज होता है, देन प्रॉफिट एंड लॉस सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सा रहता है, बैलेंस शीट। आपको याद रखना है, ये स्टेज भी, ये फर्स्ट स्टेज में रहता है, ये सेकंड स्टेज में। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ट्रायल बैलेंस। आपको ये ट्रायल बैलेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, लेकिन ये इट्स डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आप प्रिपेयर करने के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो। क्यों, नेट प्रॉफिट कैसे बाहर करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट बिना जाने आपको नेट प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला आप देख चुके हो। तो ये डिपेंड है ट्रेडिंग अकाउंट से। देखो ये थोड़ा। तो नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, कंपनी की एसेट्स और लिएबिलिटी ये शो करता है कंपनी की। तो ये है बैलेंस शीट। देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। A balance sheet is a financial statement that report a company assets and liabilities, stakeholder equity as a specific point in time, and provide a basis of the computing rate of the return and evaluating its capital structure. It is a financial statement that provides a snapshot of what the company owns, well amount invested by shareholder. Yeah. आपको क्या है कि एसेट्स एंड लिएबिलिटी कौन कौन सा है ये पता चलेगा बैलेंस शीट से, और आपको एक कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बिना एसेट्स एंड लिएबिलिटी आप जाने कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपको यूपीएससी पूछ सकता है इम्पोर्टेंस और व्हेयर वी शुड
व्हेयर वी मेंटेन बैलेंस शीट, तो आपको 3-4 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन रहेगा कंपनी ओन एंड ओज एज वेल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर, तो ये होगा, क्योंकि लिएबिलिटी क्या होता है, किसी को जितना पैसा देना है ये लिएबिलिटी होता है। और एसेट्स क्या होता है, कंपनी के जितने भी है एसेट्स, ये होता है एसेट्स। रिसोर्सेज जितने भी है ये होता है एसेट्स। शेयर होल्डर की इक्विटी को आता है, आप ओनर हो, ओनर जितने भी इन्वेस्ट कर चुका है कंपनी में, इन्वेस्ट कर रखा है, ये होता है शेयर होल्डर इक्विटी। मैं एसेट्स इज इक्वल टू लिएबिलिटी प्लस इक्विटी ये टोटल डिस्कस कर चुका हूँ इन ब्रीफली लेक्चर 1 में, आप जाके देख सकते हो। तो क्या होता, आपको पूछेगा क्यों करेंगे, क्योंकि ऑन एंड ऑफ, क्या कंपनी के पास है ओन, एंड लिएबिलिटी क्या है, ओज में लिएबिलिटी देना है किसी को, तो लिएबिलिटी कितना है, तो ये पता चलेगा हमें बैलेंस शीट में। मान लो आपके पास 4,000 है, ओके, आपने इन्वेस्ट कर रखा है एक आपकी कंपनी पे, लेकिन बैंक से आपने 4,000 रुपये आपने ले आया लोन के हिसाब से, तो आपके पास कितने हो गया एसेट्स, एसेट्स हो गया 8,000। और शेयर होल्डर इक्विटी कौन से कितने हो गया 4,000, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है ओनर। और लिएबिलिटी कितने हो गया आपकी 8,000। कैसे, आपको खुद को भी तो देना है भाई, खुद ने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको भी तो वापस देना है, और बैंक की लोन की हमें इंटरेस्ट देना है, तो हो गया, ये होता है टोटल। नेक्स्ट स्टेज होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। कैसे, आप लेक्चर 5 में देखो, एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपको यहाँ पे 8 स्टेज जो रहता अकाउंटिंग प्रोसेस की, ये टोटल एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही डायग्राम में डिस्कस किया गया है। आपको एक बार पढ़ना है टोटल डिटेल्स, देन आप गो एंड रिवाइज द डायग्राम। आप रिवाइज एक बार आपको डायग्राम देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है एक्चुअली कंपनी की आपकी फाइनेंशियल प्रोसीजर, आपको पता चल जाएगा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एनालिसिस क्यों करेंगे हम, एनालिसिस क्या करेंगे कि जितने भी कंपनी की हमने बैलेंस शीट बनाया है, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, सबको एक समराइज करेंगे, एक स्ट्रक्चरल वे में, सिंपल फॉर्मेट में उसको लिखेंगे, और हम लास्ट स्टेज में क्या होता है कम्युनिकेट विद द यूजर, तो हमें यहाँ पे सिंपल स्टेज में लिखना है। तो टेक्निक इज द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस कंसिस्ट इन ब्रेकिंग डाउन ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्ट और फिगर इनटू सिंपल स्टेटमेंट। मैंने भी यही बोला हिंदी में। इंटरप्रिटेशन ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट इन एक्सप्लेनिंग द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिंप्लाइड स्टेटमेंट। तो क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या बताएगा आपको, सिग्निफिकेंस क्या है, जितने भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, बैलेंस शीट हुआ है, ये सब दिखाने के बाद आप पता चलोगे कि आपको बताएगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने प्रॉफिट इतने कमाया है, 5 साल के आप कंपेयर कर दोगे तो इतने ग्रो किया है, ये सब दिखाएगा इंटरप्रिटेशन में। इजी वे में आपको डायरेक्ट डायग्राम भी देख के और चार्ट भी देख के बता सकते हैं। तो क्या क्या होता है, ब्रेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिंपल वन, बताया पहले ही। ग्रुप कर दोगे, ग्रुप करोगे तो सिंपल फॉर्म में आप कर पाओगे ना, तो ग्रुप कर दोगे। थर्ड क्या, रीअरेंजिंग द फिगर गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अरेंज करोगे सबको। फाइंडिंग आउट रेशियो एंड परसेंटेज बाहर कर दोगे, कितने आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ओनली बताया कि इतने 1,000 करोड़ ने, हमने 1,000 करोड़ इस साल की हमारे प्रॉफिट है, मान लो यार 1,000 करोड़ हो जाता है प्रॉफिट, तो इसको हम परसेंटेज फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन में। और लेटर नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, कम्युनिकेट विद द यूजर। यूजर कौन कौन रहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द यूजर प्लीज गो एंड वॉच माई लेक्चर 2nd और 1st। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा यूजर कौन है और क्यों इंपोर्टेंट है यूजर के लिए। तो यही था आपकी टोटल अकाउंटिंग प्रोसीजर 8 फॉर्म में, 7 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, आपको रिसीव करना है, वेरियस कैलकुलेट करना है, वेरियस आपको सोर्स लाना है, कौन कौन से अकाउंटिंग होता है। और फाइनल स्टेज क्या होता है, कम्युनिकेट करना है यूजर के साथ। ये होता है अकाउंटिंग प्रोसीजर। खत्म हो गया भाई अकाउंटिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट में देखेंगे क्रेडिट एंड डेबिट। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, एंड एनी डाउट प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। एक बार फिर से बोल देता हूँ आपको, विदाउट रिविजन यू कांट क्लियर, प्लीज रिवाइज मोर।
If your goal is cracking UPSC EPFO, then revise. There is no shortcut or any sutra of revising. Only way, that is sutra called revising more. ये रहता है डिफरेंस क्रिएट करेगा टफर और नॉन टफर. जो भी सिलेक्ट होंगे और जो भी सिलेक्ट नहीं होंगे उनके बीच डिफरेंस क्रिएट करेगा. ओनली रिवाइज. आप रिवाइज कर रहे हो तो यू इजीली क्रैक द एग्जाम. विदाउट रिविजन यू आउट ऑफ कंपटीशन. समझ लो ये. ओके, नेक्स्ट में देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल. थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से थियरी क्वेश्चन आता है आपको. ओके, थैंक यू.